चलो, ठीक है। यस। तो अभी आज हम समझते हैं पहले कि अगर आज से या अभी अभी के कुछ टाइम पहले की बात करेंगे तो लोग ज्यादातर दुबई में पैसे लगाते थे। दुबई में पैसे लगाने के कई बड़े रीजंस थे। एक तो सबसे पहली रीजंस थी कि सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर वहां पे लोगों का पैसा सेफ रहता था, लोगों का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ रहता था। वहां पे गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पॉलिसीज थी, है ना। और भी बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से आप समझेंगे ना तो 50% पैसा लगाने वाले इंडियन ही हैं जो कि दुबई में पैसा लगाते थे। ठीक है। अब वही सिनेरियो देखेंगे जो जस्ट विपरीत हो गया है। अब क्या हो गया है कि इंडिया के लोग तो धोलेरा में पैसा लगा रहे हैं, फॉरेन में दुबई के लोग भी आके अभी धोलेरा में पैसा लगा रहे हैं। कई दुबई से भी इन्वेस्टर ऐसे हैं जो कि दुबई से भी आके अभी धोलेरा में अपना पैसा लगा रहे हैं या लगा चुके हैं, ये भी समझ सकते हैं आप लोग। क्योंकि जिस तरीके की सुविधाएं फैसिलिटी लोगों को दुबई में मिल रही थी, एज इट इज उसी तरीके की सुविधाएं, खासकर जमीनों को बोले। लेकर सेफ्टी सिक्योरिटी, वो सारी चीजें अब कहाँ मिल रही हैं? धोलेरा में। क्योंकि आपको एक चीज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जब कोई भी इन्वेस्टर प्रॉपर्टी परचेस करते हैं, चाहे वो पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या उन्होंने दो चार बार इन्वेस्टमेंट करी हो, है ना, तो उनको एक चीज का डर रहता है जमीन को लेकर कि सबसे पहले जमीन साफ सुथरी है कि नहीं, जमीन पर किसी का कब्जा तो नहीं है। या फिर कई बार होता है कि सर आज हमने परचेस करी, कल किसी और ने कब्जा कर लिया, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। और जब वो सारी चीजें क्लियर होती है उसके बाद कोई इन्वेस्टर जमीन लेना पसंद करता है। यार कई बार इन्वेस्टर सारी चीजों को बिना जाने बिना देखे अगर चीजें परचेस करता है तो कई बार उसको काफी चैलेंजेस भी फेस करने पड़ जाते हैं, है ना। तो अब हम समझते हैं थोड़ा सा, क्योंकि गुजरात क्या है ना, अन्य राज्यों की अपेक्षा, इंडिया के जो टोटल राज्य है उन राज्यों की अपेक्षा गुजरात में जमीनों को लेकर बहुत अच्छी सेफ्टी और सिक्योरिटी है। ये चीज आप लोग समझिएगा। अब इसके कई रीजंस हैं जिसमें मैं सबसे पहले एक रीजंस बताना चाहूंगा। क्योंकि अभी क्या है कि यहाँ पे एक लैंड ग्रेविंग एक्ट लगा हुआ है जिसको मैं अभी स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को दिखाता हूँ, और उसके बारे में कुछ मैं बारीकी से आप लोगों को गाइड भी करता हूँ। ये चीजें आप लोग बड़े बारीकी और ध्यान से समझिएगा, और हो सके तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन ये है, जमीनों को लेकर सबसे अच्छी सेफ्टी और सिक्योरिटी यहाँ से है। ये जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये है लैंड ग्रेविंग एक्ट। अगर हम बात करेंगे तो टोटल अभी इंडिया में 4 स्टेट में लगा हुआ है, जैसा कि यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं। ये नाम देख सकते हैं आप। गुजरात है, ठीक है। कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है और आसाम है। इंडिया के ये जो 4 स्टेट हैं, जो 4 राज्य हैं, यहाँ पे ये लैंड ग्रेबिंग एक्ट लगा हुआ है। इसके तहत क्या सीन होता है कि अगर आपने पूरे गुजरात में कहीं भी जमीन परचेज करी है, उस जमीन को आज नहीं, आज से 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, यहाँ तक कि 100 साल भी उस जमीन को अगर आप देखने नहीं आते हैं तो भी आपकी जमीन बिल्कुल सेफ और सिक्योर रहती है। ठीक है। ये रीजन है यहाँ पे। ठीक है। अब अच्छा, इनकेस कई बार लोगों के सवाल आते हैं, सर हमारे घर के सामने की जमीन सेफ नहीं रहती, आप तो फिर भी गुजरात की बात कर रहे हो। जहाँ पे गुजरात में अगर कोई इन्वेस्टर परचेस कर रहा है, जैसे मैं एज एग्जांपल समझता हूँ, कोई भी इन्वेस्टर किसी अदर स्टेट से है, चाहे वो मुंबई हो गया, दिल्ली, नोएडा या फिर बिहार, यूपी से हो गए, तो उतनी दूर से हर इन्वेस्टर बार बार धोलेरा नहीं देखने आएगा अपनी जमीन को। आप लोग भी एग्री करते हैं। जहाँ पे ट्रेवलिंग का भी टाइम 1 से 1.5 दिन का लगता है, वहां हर दिन कोई नहीं आएगा, है ना। तो इस रीजन से उनको जो सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, उसमें सबसे अहम रोल अदा क्या करता है, ये लैंड ग्रेविंग एक्ट। जिसमें अभी मैं एक एडवोकेट है उनका भी वीडियो में भी चला के दिखाऊंगा आप लोगों को।
इन्होंने अच्छे से गाइड किया है लैंड ग्रेविंग एक्ट के बारे में। And अच्छा, इसमें क्या है ना, लैंड ग्रेविंग एक्ट में कभी कभी कुछ इन्वेस्टर्स के सवाल होते हैं। सर आप कह रहे हो कानून भी बना है लैंड ग्रेविंग एक्ट, तो हम मान लेते हैं कि जमीन पे कब्जा नहीं होगा अगर हम 25 50 या 100 साल तक जमीन को देखने नहीं आते। बट अगर इनकेस मान लो कब्जा हो गया तो के लिए क्या है? वैसे तो नहीं होगा सर, बट मान लेते हैं अगर हो गया तो उसके लिए क्या है ना कि ये जो लैंड ग्रेविंग एक्ट है इसके बेसिस पे हम एक एप्लीकेशन देंगे, जिसके लिए एक अलग से गठित की गई है टीम इस एक्ट को लेकर। उसमें हम एक एप्लीकेशन देंगे, विद इन मंथ हमारी अगर प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा किया है तो वो सबसे पहले प्रॉपर्टी खाली कराई जाएगी। समझिएगा शुभ सर, है जी। ना, सबसे पहले वो प्रॉपर्टी खाली कराई जाएगी। और अगर किसी ने उस प्रॉपर्टी पे कुछ बना लिया है, ठीक है, तो अगर वो विद इन मंथ उस प्रॉपर्टी पर बनाया हुआ कंस्ट्रक्शन नहीं हटाता है तो विथ कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी? जो ओनर है उस जमीन का, जिसके नाम पे जमीन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रियाँ होती है, सारा कुछ गवर्नमेंट के पोर्टल पे शो करता है, जिसके बारे में मैं आगे और डिस्कस भी करूँ। ठीक है, सबसे पहले ये चीजें होती है। और उसके अलावा जो सामने वाला जिसने कब्जा किया है जमीन पे, उसको क्या होता है? जेल होती है 10 साल से लेकर 14 साल तक, जिसमें बेल का भी प्रावधान नहीं है। समझिएगा प्रदीप सर, उसमें बेल का भी प्रावधान नहीं है, और साथ में जो उस पे जुर्माना लगेगा वो अलग से है। ठीक है, और ये लैंड ग्रेविंग एक्ट गुजरात में 2020 में लगा था। 2020 के बाद से एक सिंगल भी केस ऐसा नहीं सामने आया है कि जहां किसी और की जमीन को किसी और ने कब्जा कर लिया है। अगर उसके पहले किसी और ने किया भी था तो इस कानून के तहत जिसने भी किया था वो इस कानून के तहत चीजें छोड़ के भग ली। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि अगर मतलब किसी ने उसके पहले किया भी था, जब ये लैंड ग्रेविंग एक्ट लगा उसके बाद से मतलब उन्होंने जिन्होंने कब्जा किया था वो जमीन को छोड़ के भग लिए। ठीक है, इसका मैं हाँ। एक वीडियो भी स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को दिखाता हूँ। यस। नमस्कार। मैं पंकज वर्मा एडवोकेट आपका दोस्त आज आपको गुजरात में 2020 में पास हुए लैंड ग्रैबिंग एक्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, गुजरात पहला भारत का ऐसा राज्य है जहां पर ये कानून पास किया गया है, जिसके तहत कोई भी आपकी जमीन के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता। अगर कोई कब्जा करता है तो उसको 10 से 14 साल की सजा हो सकती है। इसीलिए गुजरात इस वक्त सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट के लिए जोन माना जाता है। किसी भी पूरे देश में या पूरे विदेश में भी अगर कोई व्यक्ति है गुजरात में अपनी प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है और उसे डर है कि कहीं पर मेरी जमीन पे कब्जा ना हो जाए या कोई और समस्या ना क्रिएट हो जाए, तो इसके लिए आपको बिल्कुल कानूनी रूप से सुरक्षित कर दिया गया है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। गुजरात में लैंड ग्रैबिंग एक्ट 2020 में लागू हो गया था। आप वहां पे प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से सुरक्षित है। कोई भी आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं कर सकता। अगर कोई करता है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। कंप्लेंट के ऊपर बहुत फास्ट एक्शन होता है। सिर्फ आपको कमेटी है वहां पे बनाई गई है, उस पर कंप्लेंट दर्ज करनी होती है। 21 दिन के अंदर कमेटी अपनी रिपोर्ट पुलिस को देती है और 7 दिन के अंदर पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी होती है और विद इन 30 डेज। यस, अब यहाँ पे मेरा एक सवाल रहेगा आप लोगों से कि अब मैं समझता हूँ, चलो मैं शिव सर को ही ले लेता हूँ। शिव सर कहाँ से रहने वाले हैं आप? सर मैं लखनऊ में। लखनऊ से हैं, जी सर। राइट सर? बहुत बढ़िया, नवाबों की शहर से हैं। बढ़िया है। तो शुभ सर अभी मुझे बताइए कि आप लखनऊ से रहने वाले हैं। अभी आपने लैंड ग्रेविंग एक्ट को समझा, ठीक है। अब अगर आपको गुजरात में कोई जमीन परचेज करनी होगी, क्योंकि आपने, अच्छा आप यूपी से हैं एक तरीके से देखा जाए, तो आपने पहले भी सुना होगा सर कि जमीनों को लेकर बहुत सारे कब्जा वगैरह बहुत सारे सीन चल रहे हैं। कई बार एक हाँ ही जी सर। जमीन पे 2 4 10 रजिस्ट्रियां हो जाती हैं। सुना है सर, देखा भी होगा। सो हाँ सर, जी सर।
अब यहाँ पे आपको धोलेरा के केस में या गुजरात के केस में एक चीज समझ में आ गया कि मतलब यहाँ पे हम कोई भी जमीन लेंगे, आज नहीं, आज से 10 साल, 50 साल, 100 साल तक हमारी जमीन बिल्कुल सेफ रहेगी। तो आपकी सेफ पहली होगी। पसंद होगी, हाँ जी सर, राइट। बिल्कुल होगी। हाँ जी सर। सबसे पहला रीजन यही है गुजरात में लोगों का जमीन परचेस करने को लेकर या धोलेरा को लेकर, कि यहाँ पे सेफ्टी अच्छी है जमीनों को लेकर। कि हम जमीन कोई भी लेंगे, चाहे इंडिया के किसी स्टेट से है। अभी तो हमने शुभ सर से जानकारी ली है, जो कि अभी लखनऊ से है। यहाँ पे जितने भी फॉरेन कंट्रीज से आते हैं, जो इंडिया से ही गए हुए होते हैं, जो एनआरआई होते हैं, एनआरआई आप लोग समझ रहे होंगे, जो हाँ जी सर। एनआरआई होते हैं वो धोलेरा में जब जमीन परचेस करते हैं, तो वो भी यही सेफ्टी सिक्योरिटी देखकर ही जमीन परचेस करते हैं। ठीक है। आज यहाँ पे जो एनआरआई होते हैं वो बिना जमीन देखे भी धोलेरा में जमीन परचेस करते हैं। तो इन्हीं सब डॉक्यूमेंटेशन और लीगल को देखकर समझकर तब उसके बाद जाके यहाँ पे पैसा लगाते हैं। ठीक है। क्योंकि इसके तहत उनकी जमीन सेफ है, किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं होगा। मतलब आपकी जमीन के अलावा आपके बगल वाले जमीन पे कुछ भी बन जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, मगर आपकी जमीन एज इट इज वैसी की वैसी रहेगी जैसी आपकी थी पहले। ठीक है। यस। ठीक है। बहुत। थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। ये तो अभी हमने समझा लैंड ग्रेविंग एक्ट को। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, ऑनलाइन रजिस्ट्रियां होती है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑनलाइन रजिस्ट्री का मतलब क्या होता है ना, कि इन्वेस्टर को, जो परचेजर है, जो परचेज कर रहा है जमीन, उसको धोलेरा आने की आवश्यकता नहीं है। परचेजर घर बैठे जमीन परचेज कर सकता है, लोकेशन देख सकता है, सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकता है। ठीक है। और घर बैठे ही रजिस्ट्री भी करा सकता है। आप लोग बड़ी बारीकी से समझिएगा। अब जी सर। अच्छा, आप लोग मन में एक सवाल भी आ रहा होगा, सर ये कैसे पॉसिबल है? हमारे यहाँ तो लोग रजिस्टर ऑफिस में सेलर और बायर दोनों को जाना पड़ता है, आमने सामने सारी एक्टिविटी होती है। एग्री? ये सही सर बात है। गवर्नमेंट। यस। यस सर। यस। बट अभी आप लोग समझिएगा, ये चीज धोलेरा में भी और अन्य स्टेट में भी धीरे धीरे आ रही है। जैसे अभी एमपी में भी कुछ कुछ जगहों पे होना शुरू हो गया है। तो अभी क्या है, केवल जो प्रॉपर्टी बेच रहा है, मतलब बायर, बायर को ही बस जाना पड़ेगा रजिस्टर ऑफिस। रजिस्टर ऑफिस में उसकी प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती है, जिसके बेसिस पूरी आपकी रजिस्ट्री की प्रक्रिया होती है ना। और उसी से आपकी रजिस्ट्री हो जाती है। मतलब वहां पे जो परचेज कर रहा है, परचेजर को जाने की आवश्यकता नहीं हुई। अब जो रही बात सिग्नेचर, साइन वगैरह की, थंब की, फोटोज की, तो वो बाई कोरियर करा लिया जाता है, इन्वेस्टर के यहाँ भेजकर, कोरियर से। इसको मैं अभी लास्ट में और एक्सप्लेन कर दूंगा, जिसमें कि रजिस्ट्री की प्रक्रिया कैसे होती है, उसमें आप लोग और बारीकी से समझ लेंगे। ठीक है। अब थोड़ा सा हम डॉक्यूमेंटेशन पर आते हैं। ये तो हो गया एक सेफ्टी, जो कि जमीन हमारी सेफ है, कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। ठीक है। ठीक है। अब धोलेरा में या गुजरात में जमीन किस तरीके से सेफ है? चलो ठीक है सर, हमने आपकी बात मान ली कि जमीन पर कब्जा नहीं होगा, बट वहां पे जमीन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट है, जमीन साफ सुथरी है कि नहीं, ये कैसे हम समझे? ठीक है। तो उसके लिए मेजर यहाँ पे 5 डॉक्यूमेंट होते हैं। आप लोग बड़ी बारीकी से समझिएगा। अब वो 5 डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है एनए। एनए आप लोग अगर नोट डाउन कर सके तो कर सकते हैं। अब गुजरात में एक और सीन चलता है। गुजरात में क्या है ना, कि गुजरात में जो मतलब किसान की जमीन है, केवल गुजरात के ही किसान खरीद सकते हैं, बाहरी लोग नहीं खरीद सकते। मतलब ये समझिए कि अगर मैं कहता हूँ सबाना मैम, कल को हस्बैंड के साथ इनको अगर गुजरात में या धोलेरा में खेती करनी हुई, तो ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये नॉन गुजराती ही में आते हैं, ये गुजरात से नहीं है। या फिर और भी किसी पर्सन को कल को धोलेरा में अगर एग्रीकल्चर जमीन खरीदनी होगी, तो वो नहीं खरीद सकता, राइट। क्योंकि यहाँ पे राइट किसी दी गई है, ओनली गुजरात के ही किसानों को। तो यहाँ पे गुजरात में जमीन आखिर परचेज कौन कर सकता है? वो कर सकता है जो उस जमीन की एनए कराएगा। एनए का मतलब होता है नॉन एग्रीकल्चर। समझिएगा आप लोग, नॉन एग्रीकल्चर मतलब जो एग्रीकल्चर की जमीन है, जो खेती वाली जमीन है, उस जमीन को हम मल्टीपर्पज में यूज कर सकते हैं। अब मल्टीपर्पज इन द सेंस कि हमने किस पर उसका एनए कराया है। अगर हमने उसको रेजिडेंशियल टाउनशिप डेवलप करना है, तो हमने रेजिडेंशियल के लिए एनए कराया है, नॉन एग्रीकल्चर के उसमें।
अगर हमें आपका कॉमर्शियल के लिए एनए कराया है तो उसको कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए ले सकते हैं, और अगर हमने उसका एनए आपका इंडस्ट्रियल या मल्टीपर्पज में कराया है तो उसके उसमें ले सकते हैं, एक्टिविटी में ले सकते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? तो Yes, एक yes. डॉक्यूमेंट हो जाता है एनए, जो जमीन का कंपलसरी रहता है कि एनए उस जमीन का रहना चाहिए, खासकर अगर आप कोई भी इन्वेस्टर गुजरात से बाहर के हैं उनके लिए। अच्छा, यहाँ पे कई बार एक और सवाल आ जाता है इन्वेस्टर का ना, सर मान लो अगर गुजरात से ही है तो हमें कुछ घर मकान इंडस्ट्री लगानी हुई तो उसके लिए भी क्या हमें एनए कराना पड़ेगा? वैसे हम गुजरात से हैं तो हमें तो एनए कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अभी आप लोगों ने समझा ना कि केवल एग्रीकल्चर के लिए ही हम अगर गुजरात से हैं तो केवल एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी करनी पड़ेगी तो हमें क्या कराना पड़ेगा? एनए कराना पड़ेगा। अगर हम किसी भी टाउनशिप में गुजरात से हैं बेशक, अगर किसी टाउनशिप में प्लॉट परचेज कर रहे हैं तो उस जमीन का भी एनए होना आवश्यक है। क्लियर हुआ ये चीज? यस। अब एनए के बाद एक और डॉक्यूमेंट आता है, एनओसी। एनओसी आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा। एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये जैसे आप लोगों ने जब किसी बैंक से लोन लिया होगा तो जब आप बैंक का लोन कंप्लीट दे देते हैं तो उसके बाद वहां से आपको एक एनओसी मिलती है। पांडुरंग सर, बड़े ध्यानपूर्वक Yes, समझिएगा सर। yes, yes, yes. तो वहां से भी आपको एक एनओसी मिलती है कि मतलब अब आपके ऊपर कोई भी आपका मतलब जो पेंडिंग पैसा है वो नहीं बचा है बैंक के ऊपर खासकर, है ना। तो वहां से एक एनओसी Yes. आती है। एज इट इज यही चीज जमीनों में भी होती है। अब जमीनों में एनओसी का मतलब क्या होता है कि जमीन पर किसी भी प्रकार का कोई लोन तो नहीं है ना, या ऐसा तो नहीं है कि जमीन गवर्नमेंट के उसमें आती हो, गवर्नमेंट की जमीन हो, या किसी पोखर या वैसी जमीन हो, है ना। तो उसमें आपका जो दूसरा डॉक्यूमेंट होता है वो एनओसी होता है, जिसके बेसिस पे ये हमें क्लियर हो जाता है कि इस जमीन पर किसी और का मालिकाना हक नहीं है, कब्जा नहीं। एक तरीके से ये आप समझ सकते हैं। अच्छा, एनओसी में एक चीज और आता है, इसमें हम क्या करते हैं ना, 15 दिन का न्यूज़पेपर में कटिंग निकलवाते हैं। चलो मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट भी दिखाते चलता हूँ, थोड़ी और क्लियरिटी हो। राइट। यस। बोला कि एनए का, ये एनए की कॉपी होती है जो गुजराती लैंग्वेज में पूरा लिखा रहता है। इसको हम इसमें अपना चैट जीपीटी के थ्रू इसको लैंग्वेज को कन्वर्ट करके भी हम रीड कर सकते हैं। ये एनए का आपका होता है पेपर, ठीक है, जमीन का। उसके बाद एनओसी का होता है, ये रहा आपका एक, ये हो, ये जो कटिंग होती है ये यहाँ के जो एडवोकेट होते हैं वो निकलवाते हैं, जिसमें गांव का नाम, जमीन का सर्वे नंबर, है ना, ये सारी डिटेल रहती है। इसमें मोबाइल वगैरह नंबर भी रहता है। अब ये इसलिए रहता है ना, ताकि अगर वहां पे किसी और की जमीन का उस जमीन पे कुछ मालिकाना हो। अब जैसे एग्जाम्पल मैं इसको गाइड कर देता हूँ, कई बार क्या होता है कि जैसे दो भाई हैं, ठीक है, एक जमीन में पिताजी थे, उन्होंने जमीन बेची, अब उसके दो भाई हैं तो उस दो भाई का भी मालिकाना हक हुआ। एक भाई बेच रहा है, दूसरा भाई नहीं बेच रहा है, तो उसमें भी कई बार चैलेंज हो जाती है। जैसे अपने यूपी के या अदर लैंग्वेज में बोलते हैं स्टे, जमीनों पर स्टे लगाना। अगर एक व्यक्ति राजी है, दूसरा व्यक्ति राजी नहीं, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, उस जमीन पे स्टे लगा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे 15 दिन के लिए न्यूज में दिया जाता है, कटिंग में जो वहाँ की स्टेट की अखबार रहती है ना, उसमें दी जाती है, जिसके बेसिस पे अगर किसी की कोई मूवमेंट होती है तो 15 दिन में हो जाती है, अदरवाइज नहीं होती है। तो ये भी क्या है, एनओसी का ही पार्ट है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे एनओसी क्लियर हो जाता है। ये सेकेंड डॉक्यूमेंट हो गया जिसके तहत एक इन्वेस्टर जो कहीं से भी पैसा लगा रहा है ये वेरीफाई कर सकता है। उसके बाद एक सबसे अहम चीज आता है जो कि होता है टाइटल क्लियर। अब अच्छा, यहाँ पे ना अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जानते हैं। कहीं कहीं टाइटल रिपोर्ट जानते हैं इसको, कहीं कहीं टाइटल क्लियर, कहीं कहीं इसको चैन क्लियर भी बोलते हैं, ठीक है।
अब ये जो टाइटल क्लियर होता है, इसमें क्या है, एग्जैक्ट मालिकाना हक किसका है उस जमीन पे, उसकी पूरी डिटेल निकल के आ जाती है। अब जैसे आज से 20 साल पहले किसके नाम पे जमीन थी, फिर उस व्यक्ति ने किसको बेची, फिर किसके नाम पे जमीन हुई, फिर उसके बाद उस व्यक्ति ने किसको बेची, उसके बाद किसके नाम पे जमीन है, और करंट में किसके पास जमीन है। तो पूरे करंट का सीन निकल के आ जाता है कि आज किसके नाम पे वो जमीन है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। एक- ये देख सकते, ये टाइटल में, यस, ये टाइटल रिपोर्ट है। इस तरीके का अच्छे खासे पेज का रहता है, जिसमें कम से कम धोलेरा की बात करेंगे तो 25 से 30 साल का मिनिमम निकलता है टाइटल रिपोर्ट, है ना। ये सारी चीजें यहाँ पे आपको हर एक चीज देखने को मिल जाएगा पूरे डिटेल। इस तरीके का टाइटल रिपोर्ट रहता है, जो कि ये भी वहाँ के लोकल एडवोकेट पूरा निकाल के देते हैं। क्लियर हुआ। यहाँ पे अब आपको मैं दिखा भी देता हूँ, थोड़ा सा ये भी सिखा देता हूँ कैसे चेक किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देता हूँ। यस, 2008 में ये दिख रहा है आपको, हाँ जी सर, दिख रहा है। सेलर परचेजर, ठीक है। 2011 में जमीन फिर सेल परचेज करी गई, ठीक है। उसके बाद 2015 में दिख रहा है आप लोगों को, ये दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे सेलर परचेजर नेम दिखेगा। इस तरीके से यहाँ पे आपको सारी चीजें दिख सकती है। अब लास्ट जो सेलर परचेजर का है 2024 में, सेलर परचेजर लास्ट जो परचेजर है करंट में कौन है, ये कंपनी है जिसने लास्ट में जमीन को परचेज करी है। मतलब करंट में जमीन किसके पास है, इस पर्सन के पास, इस ऑर्गेनाइजेशन के पास ये जमीन है। क्लियर हुआ ये चीज आप लोगों को। टाइटल रिपोर्ट तो इस तरीके से देखी जाती है कि अभी करंट में किस पर्सन के नाम पे 2024 से अभी तक इस जमीन की सेल बिक्री नहीं करी गई है। अब इसी जमीन पे टाउनशिप काट के प्लॉटिंग करी जा रही है। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से इसका हम पूरा टाइटल रिपोर्ट निकालते हैं, या टाइटल रिपोर्ट इसका हम वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है। यस। अब मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं एक आध वीडियो दिखाऊंगा आप लोगों को, जिससे थोड़ी कुछ और भी काफी चीजें समझने को मिलेंगी। मुझे 1 मिनट दीजिएगा आप लोग। अभी मैंने आप लोगों को 3 डॉक्यूमेंट क्लियर किया है, ठीक है। यस, सुबह ये के देखिए। 6 बजे हैं। ज्यादातर शहर अभी सो रहे हैं, लेकिन धुलेरा जाग चुका है। यहाँ सिर्फ सड़कें नहीं बन रही, यहाँ कनेक्शंस बन रहे हैं। अहमदाबाद से, एयरपोर्ट से, इंडस्ट्रीज से और कल के भारत से। हर मशीन, हर एक्टिविटी, हर दिन का काम एक ही बात का सिग्नल देता है, फ्यूचर इज अंडर कंस्ट्रक्शन। कल धुलेरा में क्या नहीं होगा। और जब रात होती है तब भी कहानी रुकती नहीं। लाइट सिर्फ रोड्स पर नहीं जलती, एक नए शहर का विजन रोशन होता है। एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रीज, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब सिर्फ प्लान्स नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी है। कुछ लोग वेट करेंगे जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, और कुछ लोग हिस्ट्री कंप्लीट होने से पहले उसका हिस्सा बन जाएंगे। धुलेरा इंडिया का अगला चैप्टर लिखा नहीं जा रहा, बनाया जा रहा है। हर दिन, हर रात, हर रोज। और शायद आप अभी उससे देख रहे हैं। यस। अब ये जो मैंने वीडियो दिखाया, इसमें भी काफी कुछ समझने को मिला होगा, है ना। क्योंकि आज धोलेरा जब इतना बेहतर लेवल पे तैयार हो रहा है, वर्ल्ड क्लास की एक सिटी बन रही है, जो कि दुबई, सिंगापुर और शंघाई को भी बीट करेगी। तो वहां पे क्या है, एक गवर्नमेंट की पॉलिसी और सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। ठीक है। अभी मैंने जैसे आपको बताया, एक तो लैंड ग्रेबिंग एक्ट के बारे में बताया,
जिसके तहत यहाँ पे जमीन पूरी तरीके से सेफ और सिक्योर रहने वाली है। बाकी 3 मैंने डॉक्यूमेंट और क्लियर किए हैं, एनए, एनओसी और टाइटल क्लियर। अब कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे जब जमीन परचेज करेगा, चाहे वो एसआईआर के अंदर हो, चाहे वो एसआईआर के बाहर हो, अभी मैं आप लोगों को इनसाइड और आउटसाइड की भी चीजें गाइड करूंगा नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो अब कोई भी व्यक्ति परचेज करेगा तो उस जमीन के ये 3 डॉक्यूमेंट कंपलसरी है, एनए, एनओसी, टाइटल क्लियर। यस, ठीक है। अब अगर कोई इन्वेस्टर या कोई कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन अगर टाउनशिप में काट रही है, उसको प्लॉटिंग कर रही है, तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट और ऐड हो जाता है, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लान पास। या जितने इन्वेस्टर बड़ी जमीनें लेते हैं, जैसे 20,000 गज, 10,000 गज, 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, तो उनके लिए मेजर ये 3 डॉक्यूमेंट कंपलसरी होते हैं, ठीक है, समझिएगा। अब जो अगर सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टर परचेस करेगा, जमीन लेगा, ठीक है, प्लॉट लेगा, उसके लिए एक डॉक्यूमेंट ऐड हो जाता है, वो क्या होता है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लान पास, जो मैंने अभी बताया है, ठीक है। अब ये जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लान पास है, ये वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके तहत आपकी जो प्लॉट की रजिस्ट्री होती है वो बिल्कुल राइट वे में होती है ना, क्योंकि एक सोसाइटी के अंदर कम से कम 100, 200, 400 प्लॉट होते हैं, एग्री। एक सोसाइटी, एक टाउनशिप के अंदर इतने प्लॉट होते हैं। तो प्लान पास में क्या पूरा डिटेल मेंशन रहता है। जैसे मैं आप लोगों को एक प्लान पास का दिखाता हूँ डिटेल। एक ये ये गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड रहता है, ठीक है। यहाँ पे जैसा देख सकते हैं आप लोग, ये एक जो वेरीफाइड या जो गवर्नमेंट तरफ से इंजीनियर रहते हैं ना, वही पूरा मैप, पूरा नक्शा तैयार करते हैं, जिनको अथॉरिटी रहती है ना। वही पूरे आपके जितना टोटल एरिया रहेगा उसमें पूरा आपका टाउनशिप पूरी प्लानिंग करते हैं, जिसमें रोड, रास्ते, गार्डन, प्लॉट के साइज, ये सारी चीजें वही निर्धारित करते हैं। देन फिर ऑन ग्राउंड जाके सारी चीजें चेक करी जाती हैं। अब इसमें सबसे पहले पता है क्या चेक करी जाती है, कि यहाँ तक क्या गवर्नमेंट, सोसाइटी के बाहर तक क्या गवर्नमेंट रोड, रास्ते, बिजली, पानी, सीवरेज की सारी व्यवस्थाएं दे पाएगी। अगर दे पाएगी तब तो प्लान पास मिल जाएगा, समझिएगा, ठीक है, तब तो प्लान पास मिल जाएगा। अगर नहीं दे पाएगी तब प्लान पास नहीं मिलेगा। उसके लिए फिर अलग से लेआउट या अलग कोई रूट देखना पड़ेगा, जिसके बेसिस फिर उनको प्लान पास मिले, फिर उनको पूरा चेंज करना पड़ेगा लेआउट, ठीक है। तो अब यहाँ से अर्थ ये हुआ कि सोसाइटी के बाहर के जितने भी बेसिक सुविधाएं रहेगा वो गवर्नमेंट देगा, और सोसाइटी के अंदर की सारी जो सुविधाएं रहेगी वो कौन देगा, डेवलपर देगा, बिल्डर देगा, जो इस सोसाइटी को, इस टाउनशिप को डेवलप कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये देख सकते हैं, ये अथॉरिटीज के सिग्नेचर वगैरह होते हैं, है ना, ये सारी चीजें होती हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एक आध दिन और डिटेल सेशन ले लेंगे तो इसमें और अच्छे से क्लियर कर देंगे कहाँ पे किसके द्वारा अप्रूवल्स मिलते हैं, कौन अथॉरिटी सिग्नेचर करता है, ये सारी चीज, ठीक है। तो प्लान पास में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे प्लान पास, क्योंकि आप लोगों को मैं एग्जाम्पल भी गाइड करता हूँ। जेवर से लगभग हर कोई भली भांति परिचित होगा। जेवर जहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है, नोएडा से पास में है ना। यस, जेवर में कई कुछ टाइम पहले की अगर मैं बात बताऊं, आज से 2-3 साल पहले, वहां पे क्या था ना, कुछ लोगों ने ऐसी जगह भी प्लॉटिंग काट दी थी जहां पे प्लान पास ही नहीं मिल रहा था। या यूं समझे हम कि मतलब वहां पे गवर्नमेंट का खुद ही सीन नहीं था, मतलब कुछ दिक्कत करवाने का। तो वहां पे भी लोगों ने प्लॉटिंग कर दी थी, कुछ लोगों ने जिन्होंने वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन भी करे थे, तो गवर्नमेंट ने वहां बुलडोजर भी चलवा दिए थे। शायद अगर किसी को इन्फॉर्मेशन होगी तो होगी। इसलिए एक सोसाइटी के लिए गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लान पास होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। कई बार प्लान पास प्रोसेस में रहता है ना, प्रोसेस इन द सेंस कि मतलब कई बार आपका सारे डॉक्यूमेंट क्लियर हो जाते हैं, जो प्लान पास रहता है वो महीने 1.5 महीने के अंदर भी मतलब अप्रूवल मिल जाता है, पास हो जाता है, दिक्कत नहीं आती, ठीक है। ये रहे, यस।
तो अभी तक मुझे बताइए कि इतनी चीजें क्लियर हुई हैं, प्लान पास तक चीजें क्लियर हुई हैं, किसी को यहाँ तक में कोई सवाल तो नहीं बन रहा है ना? ये 4 डॉक्यूमेंट कंपलसरी होते हैं पांडुरंग धोलेरा के यस अंदर। सर। एक यस। और डॉक्यूमेंट कंपलसरी होता है जिसको बोलते हैं म्यूटेशन। अब इसको भी अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से जानते हैं, कहीं पे इसको म्यूटेशन बोलते हैं, कहीं पे इसको दाखिल खारिज बोलते हैं, कहीं पे इसको नामांकन बोलते हैं, ठीक है, और कहीं कहीं पे इसको 7/12 भी बोलते हैं, क्योंकि इसी में पूरा डिटेल रहता है, मालिकाना हक से लेकर गांव का नाम, सर्वे नंबर, जमीन की पूरी डिटेल A to Z रहती है, जिसको 7/12 भी है, कुछ कुछ एरियाज में काउंट किया जाता है, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जानते हैं, कहीं पे खसरा खतौनी जानते हैं, यहाँ पे जिसको सर्वे नंबर बोलते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं। अब जो म्यूटेशन होता है ना, तो जिस दिन रजिस्ट्री होती है, ठीक है, अथवा हम रजिस्ट्री के पार्ट को भी समझ लेते हैं, ठीक है। एक इन्वेस्टर जब सारी चीजों को डिजिटली समझ लेते हैं, या फिर अगर वो विजिट करके समझ लेते हैं सारी चीजें, तो सबसे पहले अपने पेमेंट का प्रोसेस कराते हैं। जैसे अपने पेमेंट का प्रोसेस कराते हैं, सबसे पहले जो उन्होंने पेमेंट किया है उसकी उनको एक रिसिप्ट मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद जैसे इनका पेमेंट कंप्लीट होता है उस प्लॉट की, उस टाउनशिप के अंदर जो सोसाइटी है जो प्लॉट ले रहे हैं, उसकी पेमेंट जैसे ही टोटल कंप्लीट होती है, ड्राफ्ट बनती है, ड्राफ्ट रेडी होती है, और वो ड्राफ्ट उनको डिजिटली, या यूं कहें कि सॉफ्ट कॉपी होती है, जो व्हाट्सएप के थ्रू भेजी जाती है, जिसको वो चेक करते हैं, उनका नाम, ईमेल आईडी, एड्रेस वगैरह सारा कुछ, स्पेलिंग वगैरह परफेक्ट रहता है। देन फिर वो हमें ओके लिख के भेजते हैं, ठीक है। जैसे हमें वो ओके लिख के भेजते हैं, तुरंत हम ई चालान जनरेट कराते हैं गवर्नमेंट की पोर्टल से, वो ऑनलाइन ऑफिस से हो जाता है, ये लीगल टीम का पूरा काम रहता है, ठीक है। तुरंत ई चालान जनरेट कराते हैं, ई चालान जनरेट कराने के बाद हम उनको क्या करते हैं, कोरियर कर देते हैं इन्वेस्टर के कम्युनिकेशन एड्रेस पे, मतलब जहां पे वो करंट में रहते हैं। अब वहां पे जैसे ही जाता है, उसके बाद ब्लैक पेन लगता है, और जो थंब लगाते हैं ब्लैक इंक रहता है, उससे थंब लगाते हैं, लेफ्ट हैंड का थंब लगता है, ठीक है, और एक फोटो लगता है, और वहां पे पेंसिल से निशान बना रहता है कहाँ कहाँ पे आपको सिग्नेचर वगैरह करने हैं, थंब करने हैं। जैसे वो सारी चीजें कंप्लीट होती हैं, उसके तुरंत बाद क्या होता है कि वो हमें रिकोरियर करते हैं ऑफिस के एड्रेस पे, और हम उसके बाद रजिस्टर ऑफिस से एक डेट लेते हैं। जैसे रजिस्टर ऑफिस से डेट मिलता है, उसके बाद उस दिन रजिस्ट्री होती है इन्वेस्टर की। अब मैंने जैसा बताया कि इन्वेस्टर को यहाँ आने की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि रजिस्टर ऑफिस में उसी को जाना रहता है जो जिसके नाम पे जमीन है, जो उसकी रजिस्ट्री करेगा, क्योंकि इसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह सारी चीजें होती है, ठीक है। अब जैसे ये होती है, अच्छा, कभी कभी इन्वेस्टर कहते हैं सर क्या मैं आके देख सकता हूँ रजिस्ट्री कैसे होगी मेरी, तो उनको भी मोस्ट वेलकम है, वो आ भी सकते हैं, बट उनका कोई रोल नहीं रहेगा, ठीक है। वो आके बस चीजें होते हुए देख सकते हैं सामने बैठकर, ठीक है। बाकी सारी प्रक्रिया जिनके जो उस जमीन के ओनर हैं उन्हीं के थ्रू करी जाएंगी, और सेम डे आपका जो म्यूटेशन के लिए उसका भी ऑनलाइन काम करा दिया जाता है, ऑनलाइन सबमिशन दे दिया जाता है, जिसके तहत उसका भी काम उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसकी जो हार्ड कॉपी आती है विद इन 10 डेज के अंदर आपके घर कोरियर हो जाती है, जिसको बोलते हैं सेल डीड। अब सेल डीड का भी दिखा देता हूँ आपको, सेल डीड कैसा होता है। चलिए खैर, फिर मैं आप लोगों को, चलिए मैं एक दूसरी सोसाइटी ले लेता हूँ, इसमें मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ सेल डीड। यस, यहाँ पे सेल डीड लिखा हुआ है ये,
यही होता है रजिस्ट्री वाली कॉपी। ये सिंपल रजिस्ट्री का है। मैं इसका कोई अदर कॉपी है, या मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा, तब तक मैं एक वीडियो चला देता हूँ, वो देखिए, देन फिर मैं तुरंत आप लोगों को ये चीज लाता हूँ। था मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। देश और दुनिया के हर निवेशक के पास इन संभावनाओं का लाभ उठाने का यही समय है, सही समय है। हमें धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन पर भी बहुत गर्व है। आज ये शहर मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है। धोलेरा में भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी तैयार हो रही है। ये रीजन फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए अर्ली मूवर एडवांटेज दे रहा है। आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाने इस क्षेत्र में जमीन पूरी तरह तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, पॉलिसी प्रेडिक्टेबल है और विजन लॉन्ग टर्म यस, है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को, यस, जैसे ये देख रहे हैं, ये एक रिसिप्ट टाइप का मिलता है। विद इन 24 घंटे के अंदर, जिस दिन रजिस्ट्री होती है उससे 24 घंटे बाद इस तरीके की एक आपको कॉपी मिलती है। इसमें ये मिलती है एक। इस तरीके की कॉपी मिलती है। और जो हार्ड कॉपी रहती है, जो इस तरीके की रहती है, ये देख सकते हैं आप, ये रजिस्ट्री वाली कॉपी है। इसी को सेल डीड भी बोलते हैं। यही हार्ड कॉपी के रूप में आप लोगों को मिलती है। जैसा आप देख सकते हैं, नाम वगैरह सारा डिटेल रहता है। ये देखिए, ये कंप्लीट आपका डॉक्यूमेंट रहता है इस तरीके का। ठीक है, ये सारी चीजें, इसी को सेल डीड रजिस्ट्री भी कहते हैं। जब इस पे सिग्नेचर हम ये सब नहीं रहते हैं तो इसी को हम ड्राफ्ट कहते हैं, ड्राफ्ट। तो वॉइस नहीं आ रही। यस, शायद मैं मीटिंग से बाहर हो गया था। अभी हो रही क्या? हाँ जी, आ रही। यस, तो ये डॉक्यूमेंट हो गए। एक चीज जो मैंने अभी आप लोगों को डे 1 में बताई थी, यहाँ पे एक और सबसे बड़ा रीजन है जिसको देखकर आज वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टर धोलेरा में पैसा लगा रहे हैं। वो सबसे बड़ा रीजन है जिसको बोलते हैं SIR। SIR, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, विशेष निवेश क्षेत्र। जैसा कि हमने बताया था आप लोगों को, ये क्या है, एक प्रकार का कानून है। इसके तहत आज धोलेरा में हर कोई व्यक्ति बिल्कुल सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ में पैसा लगा पा रहा है। क्लियर हुआ ये चीज? यस, ये सबसे बड़ा कानून है कि अन्य कई शहरें हैं जो इसी एक्ट के तहत, मतलब फॉरेन कंट्रीज के शहरें हैं जो इसी एक्ट के तहत बनी हुई है। ठीक है, इस रीजन से आज अगर फॉरेन से जितनी भी आप बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम सुनते हैं ना, वो सारी कंपनियां इसी SIR एक्ट के तहत यहाँ पर धोलेरा में अपना पैसा लगा रही हैं। तो धोलेरा में ये पूरी सेफ्टी और सिक्योरिटी है। ठीक है, जैसे एक चीज मैं और थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है, जो मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्री की प्रक्रिया बताई है ना, तो यहाँ पे क्या है, जैसे अन्य शहरों में, अन्य स्टेट में क्या होता है ना, किसी और की जमीन को दिखाकर कोई और भी बेच देता है। जैसे नोएडा वेडा में या इस साइड में क्या रहता है ना, एक जमीन की रजिस्ट्री कराई, उसकी डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बना के दूसरे को और चिपका दी, बेच दिए। मतलब एक जमीन पे 10-10 लोगों की रजिस्ट्रियां करा देते थे। ठीक है, ज्यादातर होता है। बट धोलेरा में क्या सीन है ना, यहाँ पे पूरी रजिस्ट्री की प्रक्रिया ऑनलाइन है।
अगर आप एक गांव का नाम, उसका सर्वे नंबर डालेंगे ना, अगर आप सोसाइटी के अंदर जमीन लेते प्लॉट नंबर डालेंगे ना, पूरा आपका डिटेल निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे रजिस्ट्री, अगर जैसे मैं एज एग्जांपल ले लेता हूँ कि मान लेते हैं हम, पांडुरंग सर ने अपनी जमीन खरीदी धोलेरा में, ठीक है। अब पांडुरंग सर जब तक नहीं चाहेंगे कि मैं जमीन किसी और को बेचूं, तब तक वो जमीन कोई और इनके बिहाफ पे नहीं बेच सकता। ध्यान से समझिएगा आप लोग, मतलब पांडुरंग सर के अलावा और कोई भी नहीं बेच सकता, क्योंकि पता है क्या होता है, रजिस्टर ऑफिस में प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। अब बिना इनके इनकी जमीन को कोई बेच सकता है? नहीं बेच सकता, क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन दिखेंगी। और उसके बाद सारी क्या, क्योंकि रजिस्टर ऑफिस में रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी होती है, इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छी सेफ्टी सिक्योरिटी है जमीनों को लेकर। ये चीज क्लियर हो गया हर किसी को। आज इन्हीं सब चीजों को देखकर धोलेरा में इन्वेस्टर बिना विजिट किए, बिना जमीन देखे भी जमीन यहाँ पे परचेस कर रहा है। अब मुझे बताइए कि आप में से मैं समझता हूँ कोई भी एज ए इन्वेस्टर है, कोई भी एक पर्सन अनम्यूट करेंगे, कोई भी एक पर्सन अनम्यूट कर सकते हैं, जिनके एक तो सवाल भी रहे, सवाल भी ले लेंगे साथ में, और उनसे हम चीजों को समझ भी लेंगे। कोई व्यक्ति अनम्यूट करे, चलो हम मान जी लेते हैं सर। अनवर सर। चलो अनवर सर, अब अनवर सर मुझे बताइए कि धोलेरा जो शहर है, ये दुबई और सिंगापुर और लंदन से भी बेहतर बन रहा है सर। जहां पे दुबई जैसी पॉलिसीज हैं, जैसे दुबई में लोग पैसा लगाते थे इंडिया से, आज उस तरीके से यहाँ के सारे डॉक्यूमेंट लीगल को समझने के बाद लोग धोलेरा में लगा रहे हैं। तो आज एक आप इन्वेस्टर है सर, आप कहाँ प्रेफर करेंगे? अपने आसपास जमीन लेना प्रेफर करेंगे या धोलेरा में लेना प्रेफर करेंगे सर? आपकी पहली चॉइस क्या होगी? जहां पे वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटी आ रही है, जहां पे वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी है, पूरा ग्रीनरी एरिया है, वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी है, जहां वर्ल्ड क्लास की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा हाईटेक सिटी रहने वाला, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की सारी मशीनरी आ रही है ना, जहां पे आने वाले टाइम में ड्राइवरलेस गाड़ियां चलेंगी, जहां पे पूरा शहर सीसीटीवी कैमरा वाईफाई सेंसर से लैस रहने वाला है, जहां पे पूरा शहर क्राइम फ्री रहने वाला है, वहां एज ए इन्वेस्टर जमीन परचेस करना पसंद करेंगे या अपने लोकल में जमीन परचेस करना पसंद करेंगे सर? अनवर सर, हाँ जी सर। कहाँ प्रेफर नहीं करेंगे आप? भाई, भाई जहाँ जहाँ पे ग्रोथ आएगी तो वह तो वहीं पे जाएगा। बस एक सवाल, यस अभी दो दो तीन क्वेश्चन आ रहे थे सर। अजय सर, जी जो जी रजिस्ट्री ऑफिस में जो रिकॉर्डिंग होती है वो यस ऐसा कुछ मिल सकता है क्या, मतलब उसको दिखाया जाए यस जिससे। यस एक ये सवाल। एक और ठीक है सवाल, जो एसआईआर एक्ट है, जो कानून जी बना हुआ है, उसका भी कुछ जी कागज मिल सकता है जो दिखाया जा सके इन्वेस्टर को। यस यस, अच्छी खासी पीडीएफ है सर, 40-50 पेज की पीडीएफ है, मिल जाएगी, दे देंगे आपको। जी जी जी। यस। जी जी। और सर तीसरा सवाल? बस दो चलिए, क्वेश्चन आ रहे थे। मैं आपका रिकॉर्डिंग पहले अजय क्वेश्चन का सर, आंसर दे देता रिकॉर्डिंग हूँ। मुझे लग रहा है रिकॉर्डिंग ऑफ कर देना चाहिए, अब डिस्कशन ही चलेगा। बस ये पार्ट कंप्लीट हो इस गया। आंसर का, इसका थोड़ा सा आंसर कर दे फिर ऑफ करते हैं। ठीक। अनवर सर, जितनी भी रजिस्ट्रियां होती हैं जिसके वीडियो रिकॉर्डिंग्स होते हैं, ठीक है, जी जी। वो वीडियो रिकॉर्डिंग्स, क्योंकि आपकी जब हम स्टार्टिंग में केवाईसी डिटेल लेते हैं सर ना, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डॉक्यूमेंट वगैरह लेते हैं ना, उसके बेसिस जो आपकी सारी रजिस्ट्री होती है ना, तो जब आपको वीडियो रिकॉर्डिंग देखनी रहती है ना, तो आप गवर्नमेंट की साइट पे जाके, गवर्नमेंट साइट गर्वी गुजरात करके है, या NER1 साइट होती है, उस पे जाके अपने जो जो डॉक्यूमेंट मांगेगा वो, उसमें अपने डॉक्यूमेंट फिल करेंगे, आपके नंबर पे एक OTP आएगा, जो नंबर आपका देते हैं उस समय लगता है, जैसे वो फिल करेंगे, उसके बाद वो रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगी, और वो सारी रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपकी रिकॉर्डिंग के दौरान क्या क्या चीजें बोली गई हैं और क्या क्या एक्टिविटी मूवमेंट हुआ है रजिस्ट्री के होते टाइम। क्लियर हुआ नहीं, अनवर वो तो सर? साइड वो तो साइड पे दिखेगा। जैसे कहने मतलब हम किसी इन्वेस्टर से बात करने जाते हैं, उसको सारी चीजें बताते हैं कि अगर आप वहां जाएंगे नहीं तब भी आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। तो वो कहता है कैसे, तो उसको हमें कैसे क्या दिखाने के लिए क्या चाहिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किसी का सवाल मिल है। सकता है ऐसा कुछ। दिखाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं अनवर सर, एक्चुअली क्या होता है, कुछ चीजें होती हैं जो प्राइवेसी होती है, ठीक है। जी जी जी। अब हर किसी की चीज हर किसी को नहीं दिखा सकते,
उनको जी, क्या है दिखा कि तो हम नहीं पहले सकते। एक्नॉलेज, हाँ यस, उनको पहले क्या हम एक्नॉलेज कर सकते हैं। दूसरा, अगर सामने वाले का मनी आने के लिए तो आने देते हैं ना, क्या दिक्कत है। रजिस्ट्रार ऑफिस में आएगा, सामने वाला बैठ के चाय नाश्ता करेगा, बाकी प्रोसेस हो ही रहा है, देख रहे हैं वो, है कि नहीं। तो उससे कोई दिक्कत। क्लियर हुआ नंबर सर। यस, प्रेम सर का कोई सवाल है? प्रेम सर का सवाल ले लेते हैं। अरुण सर, रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर सकते हैं।